मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है प्यारे से यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लास A to Z में। आज से स्टार्ट हो रहा है फिजिक्स का फ्री फाउंडेशन बैच। जो पहला अध्याय है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। आज का जो पहला अध्याय है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो आपके इलेक्ट्रोसिटी की नींव बोला जाता है। इलेक्ट्रोसिटी माने विद्युत का सबसे अहम इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है भाई, तो इस चैप्टर में आपको एकदम इंटरेस्टिंग बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताऊंगा। और ये भी ध्यान रखना कि ऐसा कंटेंट आपको कहीं यूट्यूब पर मिलने वाला नहीं है भाई। आज की इस वीडियो को देखने के बाद ये अंदाजा जरूर लग जाएगा आपको। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं पूरी कहानी को। देखो भाई, आपसे मैं एक क्वेश्चन करूं कि यदि आप किसी कंघी को अपने बालों में रफ करते हो या किसी पेन वगैरह को अपने बालों में रगड़ते हो और रगड़ने के बाद किसी कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाया जाता है, तो आपको क्या देखने को मिलता है? तो आप यही बताओगे कि सर वो पेंसिल या कंघी उस कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। तो आखिर में आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ये फिजिक्स का कोई एक थ्योरी है या आप ये बोलते हो कि जादू है? इसके बारे में कभी आपने सोचा नहीं होगा। तो एक बात जरूर ध्यान में रखना, ये फिजिक्स का एक कंसेप्ट है या बोल सकते हो कि फिजिक्स के अंदर ये एक थ्योरी है। और यह किसके वजह से होता है भाई? तो आवेश की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है मेरे भाई? आवेश की वजह से होता है। आवेश की वजह से ही आप देखते हो कि हम रगड़ते हैं तो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को वहां पर आकर्षित करते हुए नजर आता है। या आपने ये भी देखा होगा कि जब हम स्वेटर वगैरह या उन्हीं वस्त्रों को अपने शरीर से उतारते हैं तो वहां पर देखने को मिलता है चटचटाहट की आवाज सुनाई देती है। या रात के समय में या वहां पर अंधेरा है तो वहां पर यह भी देखने को मिलता है, चिंगारियां भी आपको दिखाई देती हुई नजर आती है, चिंगारियां भी आपको दिखाई पड़ती है। ठीक है भाई, तो ये आपने देखा होगा। वह टोटल का रीजन किसके वजह से होता है? आवेश के वजह से होता है। आवेश दो तरीके से देखा जाता है। आवेश रुका हुआ भी होता है, आवेश आपका गति की अवस्था में भी होता है। आवेश किसी वस्तु पर होता है, एक तरह से रुका हुआ भी होता है। आवेश गति में होने का मतलब यह है कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जैसे आप देखते हो कि विद्युत धारा एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है तो वहां पर आवेश किस अवस्था में पाया जाता है? गति की अवस्था में पाया जाता है। तो उस टोटल के बारे में हम बात करने वाले हैं। आवेश जो होता है दो तरह से होता है, मैंने बता ही दिया आपको। आखिर में आवेश जब रुका हुआ होगा तो फिजिक्स के कौन से ब्रांच, कौन से शाखा के अंतर्गत आएगा, और गति की अवस्था में रहेगा तो आवेश कौन से शाखा के अंतर्गत आएगा, इसके बारे में थोड़े से जान लेते हैं अपन। आवेश जो होता है यदि रुका हुआ अवस्था में है और यदि वह गति की अवस्था में है तो फिजिक्स के कौन से अंतर्गत आएगा, फिजिक्स के कौन से ब्रांच के अंतर्गत आता है? तो याद रखना, यदि वह रुका हुआ आवेश है और रुके हुए आवेश के बारे में आप अध्ययन कर रहे हो तो वह किसके अंतर्गत आता है? स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आता है। स्थिर विद्युतिकी के अंतर्गत आता है मेरे भाई। किसके अंतर्गत आता है? स्थिर विद्युतिकी के अंतर्गत आता है। और इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्या चीज? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं अपन। क्या बोला जाता है इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब यहां पर मैं थोड़ी सी बात बता ही देता हूं। इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रो का मतलब यहां पर बात आ गई आवेश की। किसकी बात आ गई? आवेश की बात आ गई। मतलब चार्ज की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं? आवेश की बात कर रहे हैं। ठीक है भाई। और यहां पर स्टैटिक का मतलब क्या होता है? स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट, है ना। स्टैटिक का मतलब क्या है? एट रेस्ट का मतलब होता है विरामावस्था में। मतलब रुका हुआ आवास, रुके हुए आवेश के बारे में, रुके हुए आवेश के बारे में, रुका हुआ ठीक है भाई। मतलब रुके हुए आवेश के बारे में इसमें पढ़ना है। चार्ज एट रेस्ट, ठीक है ना भाई। किसके बारे में पढ़ना है? रुके हुए आवेश के बारे में पढ़ना है। तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग रुके हुए आवेश के बारे में पढ़ते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युतिकी बोला जाता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युतिकी बोलते हैं। और गति के अवस्था में होता है तो उसको क्या बोला जाता है? गति वैद्युतिकी बोला जाता है। गति विद्युतिकी बोला जाता है। इसको भी इंग्लिश में हम लोग दो नामों से जानते हैं। या तो आप बोल सकते हो इलेक्ट्रोसिटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है भाई। या आप इसको दूसरे नाम से भी जानते हो, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक या इलेक्ट्रोसिटी दो नामों से इसको जानते हैं हम ना। इसमें आवेश किस अवस्था में होता है? गति की अवस्था में होता है। तो गति की अवस्था में आवेश के बारे में अध्ययन किया जाएगा तो गति विद्युतिकी बोला जाता है। और इन दोनों को फिजिक्स के कौन से ब्रांच के अंतर्गत रखा जाता है? तो ये मैंने पहले ही बताया कि ये जो चैप्टर हैं,
मतलब विद्युत क्षेत्र या विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ये किसके अंतर्गत आता है? तो मैंने बता दिया विद्युत के अंतर्गत आता है और उसी के नींव है। तो ये आप बोल सकते हो कि विद्युत का ये चैप्टर होते हैं या विद्युत के अंतर्गत ये दोनों भाग आता है, चाहे स्थिर विद्युत की चाहे गति विद्युत की। मतलब विद्युत के अंतर्गत आएगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हो, है ना भाई, इलेक्ट्रोसिटी बोल सकते हो, राइट। और दूसरा चीज इसको हम क्या बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं? तो विद्युत चुंबकत्व, क्या बोल सकते हैं? विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व बोल सकते हैं। और इसका मतलब इंग्लिश में आप लिख सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बोला जाता है, ठीक है ना भाई। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म भी बोला जाता है, इलेक्ट्रोसिटी भी बोला जाता है, और इसके अंतर्गत ये दोनों ब्रांच आते हैं फिजिक्स के। और आपको मैंने बता दिया कि स्थिर विद्युत में मतलब आवेश रुके हुए अवस्था में होता है, और गति विद्युत में आवेश किस अवस्था में होता है? गति की अवस्था में होता है। अब देखो भाई, आवेश का इतिहास कहां से शुरू होता है? आवेश का इतिहास कहां से शुरू होता है? मैं बता दे रहा हूं कि यूट्यूब पर पहली बार आवेश का इतिहास पढ़ाने जा रहा हूं, और ऐसा कोई भी YouTube चैनल नहीं है जिस पर इसके बारे में बताया गया है। मैं पूरा इसका डिटेल बताऊंगा, इसकी ओल्ड हिस्ट्री क्या है, पूरा ओल्ड से एकदम कहानी शुरू से। मतलब मैंने शुरू में ही बता दिया था कि आपका ये जो बैच है एकदम बेसिक से चलेगा, एकदम बेसिक से स्टार्ट होगा और एडवांस तक चलेगा, है ना, एडवांस तक चलेगा, बेसिक से चलेगा एडवांस तक, मैंने पहले ही बता दिया था। तो बताओ इतिहास इसकी क्या होने वाला है, उसके बारे में मैं बताता हूं। इसकी कहानी भाई शुरू होती है 600 ईसा पूर्व में, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पहले की बात होती है, 600 BC की ये बात है। अब इसमें होता क्या है इसके बारे में मैं बताता हूं। यहां पर 600 ईस्वी में एक ग्रीक देश है ना भाई, ग्रीक देश, ग्रीक देश, और ग्रीक देश में एक जगह है मिलेटस, एक जगह है मिलेटस, और मिलेटस के रहने वाले थे थेल्स। कौन रहने वाले थे? थेल्स। और इस थेल्स की ही पूरी कहानी है, इनके द्वारा ही इस कहानी को स्टार्ट किया जाता है। थेल्स ने क्या देखा, ऐसा क्या चीज इनको देखने को मिला? मिलेटस के अंतर्गत एक बाल्टिक सागर हुआ करता है, बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर, ठीक है ना भाई, बाल्टिक सागर। और बाल्टिक सागर के किनारे, बाल्टिक सागर के किनारे, बाल्टिक सागर के किनारे इनको एक अंबर नामक पदार्थ मिलता है, अंबर नामक पदार्थ, अंबर नामक पदार्थ मिलता है। और अंबर नामक पदार्थ को ये किसके साथ रफ करते हैं? उन्नी वस्त्रों के साथ, उन्नी वस्त्रों के साथ, उन्नी वस्त्रों के साथ ये क्या करते हैं? रगड़ते हैं, उन्नी वस्त्रों के साथ रगड़ते हैं। उन्नी वस्त्रों के साथ रगड़ते वक्त इनको ये देखने को मिलता है कि जो अंबर नामक पदार्थ है इसके अंतर्गत एक ऐसा गुण आ जाता है जो कागज के छोटे छोटे, जो कागज के छोटे छोटे, कागज के छोटे छोटे, छोटे छोटे टुकड़ों को, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करते हुए नजर आता है। कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करता है भाई? आकर्षित करता है। कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करता है? ये आकर्षित करते हुए नजर आता है। कौन? अंबर, ठीक है। तो इनको ये दिमाग में आइडिया आ जाती है कि एक ऐसा पदार्थ है जिसके वजह से हम उन्हीं वस्त्रों के साथ रगड़ देते हैं तो ये कागज के छोटे छोटे ये घास फूस के तिनकों को अपनी तरफ क्या करता है? आकर्षित करता है। आप लोगों को थोड़े से यहाँ पर कहानी में बता दूं कि अंबर होता क्या चीज है। अंबर जो होता है एक पीले रंग का, ये पीले रंग का, एक पीले रंग का रेजिन जैसा पदार्थ होता है, रेजिन जैसा, रेजिन जैसा पदार्थ होता है, रेजिन जैसा पदार्थ होता है भाई, जो कहां पर पाया गया था? बाल्टिक सागर के किनारे। ये होता क्या चीज? जैसे पेड़ वगैरह होते हैं उसमें से गोंद वगैरह निकलता है, उसी तरह से बहुत ज्यादा मात्रा में निकला हुआ था। और बहुत पुराना ये कहानी है। ये पृथ्वी के अंदर दब जाने की वजह से, ये पत्थर तो नहीं होता है लेकिन पत्थर जैसे इसकी ढांचा बन गई होती है, और पीले रंग का ये रेजिनी पदार्थ होता है। ये भूरे रंग का भी होता है, अक्सर ये पीले रंग का पाया जाता है। तो इस पदार्थ को इन्होंने देखा कि जब उन्हीं वस्त्रों के साथ रगड़ा गया तो इस पदार्थ के अंदर एक ऐसा गुण आया जो कागज के छोटे छोटे टिनकों को या कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ या घास फूस के तिनकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हुए नजर आया। ठीक है, तो ये कहानी थी इनके द्वारा, थेल्स के द्वारा बताई गई। और थेल्स के बताने के बाद, है ना, थेल्स के बताने के बाद बहुत ज्यादा दिनों तक इसके बारे में खोज फिकर नहीं हुआ। लेकिन थोड़े से कहानी में मैं आपको बता देता हूं कि जो अंबर होता है, अंबर होता है, इसको यूनानी भाषा में, यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। यूनानी भाषा में इसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन। यूनानी भाषा में इसको क्या बोलते हैं अपन भाई? इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, है ना। इसको क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन बताया गया। यूनानी भाषा में इसको क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉन। और इसी शब्द से इलेक्ट्रिसिटी शब्द का, इलेक्ट्रिसिटी
शब्द की उत्पत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन से ही उत्पत्ति किसकी होती है? उत्पत्ति किसकी होती है भाई? इलेक्ट्रोसिटी की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? इलेक्ट्रोसिटी की उत्पत्ति होती है, जिसका हिंदी में हम लोग बोलते हैं, या हिंदी रूपांतरण जो होता है विद्युत होता है। जिसका हिंदी रूपांतरण क्या है? विद्युत है। जिसका हिंदी रूपांतरण क्या भाई? विद्युत है। तो ये कहानी आपकी बहुत पुरानी है, ये कहानी आपकी बहुत पुरानी है। अब यहां से कहानी को आगे थोड़े से लेके चलता हूं, लेकिन 2000 वर्षों तक कोई खोज फिकर नहीं होता है, कोई इसके बारे में जानकारी लेना नहीं चाहता, या कोई इस पे ध्यान दिया ही नहीं रहता है, क्योंकि जो चीजें बार बार रिपीट होती है उस पर लोग ध्यान लगाए रहते हैं। लेकिन ये चीजें बस एक आदमी ने जाना, उसके बारे में जानने के बाद कहानी दब जाती है। 2000 वर्षों तक ऐसी कोई मामला नहीं आता है, लेकिन 2000 वर्षों के बाद एक 1600 ईस्वी में, है ना, ये बीसी ईसा मसीह के जन्म के पहले के 600 वर्ष पहले की बात है, और ये ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात है। कितने वर्ष बाद? तो 1600 ईस्वी बाद, है ना, 1600 ईस्वी की बात है। यहां पर एक ये कहानी कहाँ की है? इंग्लैंड की, है ना भाई। कहाँ की ये कहानी है? इंग्लैंड। ये इंग्लैंड का एक वैज्ञानिक था, इंग्लैंड का एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था डॉक्टर विलियम गिलबर्ट। डॉक्टर विलियम गिलबर्ट नाम था, है ना। और डॉक्टर विलियम गिलबर्ट कौन थे भाई? इनके बारे में थोड़े से जानकारी आपको दे देता हूं। ये डॉक्टर विलियम गिलबर्ट जो थे, यह रानी या महारानी बोल सकते, महारानी एलिजाबेथ, है ना, एलिजाबेथ के प्रथम चिकित्सक थे। एलिजाबेथ के क्या थे? एलिजाबेथ के क्या थे? प्रथम चिकित्सक के रूप में थे। प्रथम चिकित्सक के रूप में ये थे भाई, याद रखना। डॉक्टर गिलबर्ट कौन थे भाई? तो महारानी एलिजाबेथ के प्रथम चिकित्सक के रूप में थे। डॉक्टर गिलबर्ट ने बताया कि अंबर जैसे बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको आपस में रगड़ा जाता है, तो वो भी आकर्षण करने का गुण उनके भी अंदर आ जाता है। ठीक है भाई, तो ये जरूर याद रखना कि अंबर के अतिरिक्त, है ना, अंबर के अतिरिक्त और भी पदार्थ होते हैं, और भी पदार्थ होते हैं जिन्हें आपस में रगड़ने पर कागज के छोटे छोटे, है ना, जो यहां पर हम लोगों ने बात किया था, कागज के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनको अपनी तरफ क्या कर लेता है भाई? आकर्षित करने लगता है। अपनी तरफ क्या करने लगता है? आकर्षित करने लगता है। अब यहां से आवेश की कहानी थोड़े से इंक्रीज कर जाती है, बढ़ जाती है, इस बेस पर कि अब थोड़े से पहले बहुत पुरानी चीजें थी, अब उसको उठा करके किसने लेके आया? डॉक्टर गिलबर्ट ने लेके आया, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट ने लेके आया इस कहानी को। अब थोड़े से और कहानी को आगे लेके चलेंगे हम लोग, तो थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर लूं, फिर आगे वाली कहानी को मैं बताता हूं। ओके, अब यहां से कहानी को हम लोग थोड़े से आगे लेके चलते हैं। अब 1733 ईस्वी की बात है, याद रखना भाई, सन 1733 ईस्वी, है ना। सन 1733 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है चार्ल्स डू फे। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक है। ये कहां के वैज्ञानिक है? फ्रांसीसी वैज्ञानिक है भाई, याद रखना, ये एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक हुआ करते थे। अब यहां पर ध्यान से बातों को समझना है, इनके द्वारा क्या दिया गया था, क्योंकि पहले ये बात तो हो गई थी, पुष्टि हो चुकी थी कि आवेश एक गुण है जिसके वजह से ऐसा हो रहा है, जिसका नाम उन लोगों ने बाद में चल करके आवेश दिया था। अब यहां पर बात आई, इनके द्वारा ये बताया गया कि जो आवेश होता है वह दो प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। लेकिन इन्होंने नाम एकदम भ्रामक दिया था, है ना, बहुत खतरनाक नाम दिया था इन्होंने। अब हम जानते हैं कि धनावेश और ऋणावेश होता है, लेकिन स्टार्टिंग में उनका नाम क्या रखा गया था, शायद आज तक किसी ने नहीं बताया होगा आपको, मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखना। ये आवेश का इन्होंने दो प्रकार जो बताया था, कौन कौन सा बताया था, याद रखना भाई। एक बिट्रियस नाम दिया था, है ना, एक नाम कौन सा दिया था? बिट्रियस, है ना, बिट्रियस नाम दिया था, याद रखना, बिट्रियस नाम दिया था। और एक दूसरा जो नाम था रेजिनस था, दूसरा नाम जो था रेजिनस था। मतलब ये दो प्रकार का होता है आवेश। कितने प्रकार का भाई? दो प्रकार का, एक बिट्रियस और एक दूसरा रेजिनस। दूसरा कौन सा होता है? रेजिनस होता है। दूसरा पदार्थ कौन सा, दूसरा कौन सा आवेश होता है? रेजिनस होता है ना भाई, रेजिनस, है ना, याद रखना। एक आपका बिट्रियस और एक होता है रेजिनस। ये जो बिट्रियस जो शब्द है ये लैटिन शब्द से बना हुआ है ना भाई, याद रखना,
लैटिन, लैटिन शब्द से बना है। लैटिन शब्द विट्रम, लैटिन शब्द विट्रम से बना हुआ है। और विट्रम का मतलब होता है भाई कांच। विट्रम का अर्थ क्या होता है भाई? कांच होता है। इसका अर्थ क्या भाई? अर्थ क्या है इसका? याद रखना, अर्थ क्या है? कांच अर्थ है इसका। अर्थ क्या भाई? कांच। इसका मतलब कि विट्रस का मतलब होता है कांच जैसा। विट्रस का मतलब क्या होता है? कांच जैसा, कांच जैसा, कांच जैसा, याद रखना। और रेजिनस का मतलब क्या होता है? अंबर जैसा। क्या होता है? याद रखना, अंबर जैसा, अंबर जैसा। जो आज के समय में हम लोग इस विट्रियस को बोलते हैं धनावेश। आज के समय में, आधुनिक समय में क्या बोला जाता है इसको? धनावेश का नाम आप लोगों ने दिया है। और रेजिनस का आज के समय में जो नाम दिया जाता है, ऋणावेश दिया गया है। आज के समय में इसका नाम क्या दिया गया मेरे भाई? ऋणावेश दिया गया है। तो विट्रियस को हम लोग धनावेश बोलते हैं और रेजिनस को हम लोग ऋणावेश बोलते हैं। उसके बाद से कहानी यही नहीं रुकी, कहानी और आगे इन्होंने लेके गया और इनके द्वारा कुछ और भी नियम दिए गए। चार्ल्स डुफे के द्वारा और भी नियम दिए गए, उनके भी बारे में एक एक करके समझाता हूं आपको, ठीक है? थोड़े से ध्यान से देखना। पहला इन्होंने नियम दिया, पहली बात इन्होंने ये बताई कि जो सजातीय आवेश होते हैं, इन्होंने भी वही बात बताई कि सजातीय आवेश, सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? सजातीय आवेश प्रतिकर्षित करते हैं। सजातीय आवेशों में, सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। सजातीय आवेशों में क्या होता है भाई? याद रखना, प्रतिकर्षण। सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। सजातीय आवेशों में क्या होता है भाई? प्रतिकर्षण होता है। सजातीय आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण। इसके बारे में अब समझ लेते हैं। इसका मतलब कहने का यह था कि दो विट्रियस वस्तु, दो विट्रियस वाली वस्तु, दो विट्रियस वाली वस्तु या दो बोल सकते हो, है ना भाई, दो रेजिनस वस्तु, रेजिनस वस्तु, दो विट्रियस वस्तु या दो रेजिनस वस्तु आपस में एक दूसरे को क्या करती है? प्रतिकर्षित करती है भाई। याद रखना, एक दूसरे को क्या करती है मेरे भाई? प्रतिकर्षित करती है। दोनों एक दूसरे को क्या करती है? प्रतिकर्षित करती है। याद रखना, पहला नियम इन्होंने ये दिया था। दूसरा इन्होंने नियम क्या दिया था उसके बारे में भी मैं बात करता हूं। दूसरा नियम इन्होंने दिया था कि विजातीय आवेश जो होता है, विजातीय आवेश, विजातीय आवेश अनलाइक चार्ज, विजातीय आवेश, विजातीय आवेशों में क्या होता है? विजातीय आवेशों में क्या होता है? आकर्षण। विजातीय आवेशों में क्या होता है? आकर्षण। दूसरी बात इन्होंने क्या बताई कि जो विजातीय आवेश होता है उसमें क्या होता है भाई? आकर्षण होता है। इसका कहने का मतलब यह था कि एक विट्रियस रहेगा, एक विट्रियस रहेगा, एक विट्रियस रहेगा और एक रेजिनस रहेगा। एक कौन सा पदार्थ रहेगा? रेजिनस वस्तु रहेगी, रेजिनस वस्तु रहेगी, रेजिनस वस्तु। तो इन दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा भाई? याद रखना, आकर्षण बल। क्या एक दूसरे को ये क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ये एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। और इसी नियमों के साथ एक नियम इनके द्वारा और दिया गया, एक नियम इनके द्वारा और दिया गया जिसका नाम है द्रव सिद्धांत। जिसका नाम क्या है? द्रव सिद्धांत है। जिसका नाम क्या है? द्रव सिद्धांत। तीसरा इन्होंने नियम क्या बताया था? द्रव सिद्धांत। आवेशों में क्या इन्होंने बताया था? द्रव सिद्धांत। चूंकि ये बात यहां पर ये आ गई थी कि उस टाइम पर ये नहीं पता था कि आवेश जो होता है किसके वजह से होता है। आधुनिक समय में हम लोगों को पता है कि आवेश की जो स्थिति होती है या आवेश की प्रकृति जो होती है इलेक्ट्रॉन के ऊपर निर्भर करता है, जो कल के वीडियो में मैं बताऊंगा। लेकिन यहां तक अभी इनको नहीं पता था कि किसके वजह से ऐसा होता है, तो इन्होंने आवेश को एक तरल मान लिया था। आवेश को इन्होंने क्या मान लिया था भाई? तरल मान लिया था कि आवेश जो होता है तरल होता है। और इस सिद्धांत में विद्युत को दो अलग अलग तरल के रूप में माना गया था, याद रखना, है ना। इस सिद्धांत के अंतर्गत, और इस सिद्धांत के अंतर्गत, है ना, लिख सकते हो कि इस सिद्धांत के अंतर्गत, इस सिद्धांत के अंतर्गत विद्युत दो अलग अलग अदृश्य तरल होता है, अदृश्य तरल होता है। याद रखना भाई, दो अलग अलग अदृश्य तरल होता है जिनको आपस में रगड़ने पर, याद रखना भाई, जिनको ये क्या बताया था इन्होंने कि ये अदृश्य तरल होता है। ये क्या होता है? अदृश्य तरल होता है, जिन्हें आपस में रगड़ने पर, है ना, जिसको रगड़ने पर अलग अलग हो जाता है, रगड़ने पर अलग
हो जाता है, ऐसे लिख सकते हो, अलग हो जाता है। जिसको रगड़ने पर ये क्या हो जाता है भाई, अलग हो जाता है। ये पूरी की पूरी बात आप समझ गए होंगे। अब यहां तक जितनी भी बातें आवेश के बारे में पढ़े हो, पूरा का पूरा ओल्ड हिस्ट्री है इस आवेश की। जर्नी कहां से शुरू हुई थी, ये आवेश आया कहां से था, ये आवेश की उत्पत्ति कहां से हुई थी, आवेश कहां से निकल के आया, इसकी कहानी कैसे चलती गई, ये पूरी वीडियो में आपको समझाने की मैंने पूरा का पूरा कोशिश किया है। आप भी अपना राय कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं कि और कैसे बेहतर आपको करना चाहिए। दोस्त, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक काम करना है, आप अपने दोस्तों के साथ दबा करके इसको शेयर करना और अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में भाई बताना, वीडियो कैसी लगी है जरूर बताना। और चैनल पे नए होंगे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लगा होगा तो भाई वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा। तब तक के लिए जय